क्लास 10 माई सेल्फ डॉक्टर रेनू। वेलकम टू माई क्लास। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म सिविक्स चैप्टर 2 का एक न्यू टॉपिक, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। हम लोग ने फेडरलिज्म अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म को अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन उसको हम लोगों ने कैसे उसको प्रैक्टिकली यूज़ किया, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो के कुछ टॉपिक्स या कुछ पॉइंट्स जो बच्चे रह गए थे उसको आपको डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ फेडरलिज्म इज व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं? तो हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि एक तो ये था कि फर्स्ट पॉइंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट नहीं डिक्लेयर किया है, बल्कि हम लोगों ने इस शब्द को यूज़ नहीं किया, लेकिन इसके जो पॉइंट्स थे उसको हमने अडॉप्ट किए हैं। और सेकेंड था 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट होने चाहिए। थर्ड पॉइंट था ईस्ट ईयर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। इट मीन्स कि हर एक टीयर की अपनी एक सीमित दायरा था, और वो दायरा क्या था? वो दायरा 3 लिस्ट के रूप में था, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और इसके अलावा एक और जो बाकी बचे कुचे सब्जेक्ट थे वो रेसिड्यूरी लिस्ट में आते हैं। सेंट्रल लिस्ट में 97 सब्जेक्ट थे और स्टेट लिस्ट में थे 66 सब्जेक्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट थे 47। तो इसके बाद भी ये सारे सब्जेक्ट उस समय थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेड हुआ था, बनाया गया था। लेकिन इसके बाद के जो सब्जेक्ट थे वो कहाँ जाएंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बहुत सोच करके इसको ध्यान में रखा था और एक रेसिड्यूरी लिस्ट बनाई थी कि जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो जैसे आईटी वो इस रेसिड्यूरी लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये 3 विशेषताएं मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब की थी। अब मैं आगे और बताने जा रही हूँ कि इंडिया जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। फेडरेशन के 2 टाइप्स हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। ये मैंने पहले ही आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। तो इंडिया जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें कि स्टेट्स को अनइक्वल पावर दी गई है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ज़्यादा पावरफुल होती है और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हर स्टेट को पावर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर जो पहले था, अभी तो हमारी जो एक हमारे जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी या बीजेपी की जो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, उसने आर्टिकल 370 को और 35A को हटा दिया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल पावर दी गई थी वो खत्म हो गई थी और जम्मू कश्मीर का जो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था वो सब हटा दिया गया है। इसके अलावा क्या पॉइंट है? यूनियन टेरिटरीज, दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ द स्टेट। इन टेरिटरीज को स्टेट की पावर नहीं दी गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर्स थी, स्पेशल पावर थी इनको रन करने के लिए। और पावर शेयरिंग जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म का। तो ये अरेंजमेंट क्या मानता है? ये अरेंजमेंट चाहता है कि अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं वो ईजिली चेंज नहीं होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपने कुछ भी चेंज करना है तो वो ईजिली नहीं होगा। एनी चेंज हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद एट लीस्ट 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी। कोई भी चेंज आप अगर करना चाहते हैं तो वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से पास होना चाहिए और एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी। सपोज कीजिए कि आपकी 525 सीट्स हैं, तो आपको कम से कम 270 मेंबर्स के द्वारा पास होना चाहिए आपका ये बिल। और इसके अलावा फिर उसको रेक्टिफाइड किया जाता है, ये अधिक जितने स्टेट्स हैं वो भी कम से कम 2/3 स्टेट्स भी उसको पास करें, तब जाकर के कोई चेंज जो होता है ईजिली लागू होता है। और नेक्स्ट पॉइंट था जुडिशरी टेक्स डिसीजन इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर राज्य के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तब जुडिशरी को ये राइट होता है कि वो क्या करे, उसका डिसीजन मान्य होगा, वो ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये सारे जो फीचर्स हैं वो ये बताते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो एक
फेडरल कंट्री है। अब हम लोग बच्चों आगे पढ़ेंगे कि इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है, और फेडरल कंट्री हम लोग ने, अगर हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है तो उसको हम सक्सेसफुली कैसे चला पा रहे हैं, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इंडिया, उसको हम सक्सेसफुली कैसे चला पा रहे हैं। तो सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 पॉइंट्स हैं या 3 पिलर्स हैं जिनके ऊपर ही हमारा ये पूरा फेडरलिज्म टिका हुआ है। और ये 3 पॉइंट्स या 3 सब हेडिंग्स हैं। इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1947 to 2019, क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट, और इसके अलावा है लीडर्स feared it would lead to disintegration. Central government also resisted for some time. अब इसको हम आगे चल के डिस्क्राइब करेंगे। बच्चों, पहले फेडरलिज्म का मतलब है सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, बोथ आर फेडरलिज्म एंड सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म both are it depends on the nature of democratic politics. People speaking same language lived in the same state. तो इट मीन्स ये हुआ कि ये जो 3 पिलर्स हैं उन पे हमारा ये फेडरलिज्म टिका हुआ है। अब एक एक करके हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। बच्चों, फेडरलिज्म और सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म दोनों में डिफरेंस है। सपोज कीजिए जैसे कोई बिजनेसमैन है और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, दोनों में डिफरेंस होता है। बिजनेसमैन होना और सक्सेसफुल बिजनेसमैन होना, ये दोनों में अंतर होता है। उसी तरह फेडरलिज्म और फेडरलिज्म की सक्सेसफुल, दोनों चीज़ें अलग हैं। अब अगर चाहे तो कोई भी फेडरलिज्म है अगर, तो कोई भी बोल देगा, श्रीलंका भी बोल देगा। उस फेडरलिज्म की सक्सेस डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, वहाँ के लीडर्स कैसे होल्ड करते हैं, कैसे डील करते हैं। इंडिया में हमने फेडरलिज्म अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न भी डाल दिया कि हम फेडरलिज्म को अडॉप्ट करते हैं। केवल यही तरीका नहीं है कि हम फेडरलिज्म बनाने का, बल्कि हम अपनी कंट्री के हिसाब से प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करें कि हमारी कंट्री को क्या सूट करेगा, हम कैसे किस प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करें जिससे हमारे देश की जो सिटीजन्स हैं वो खुश रह सके, हैप्पी रह सके, उनमें कोई डिस्प्यूट ना हो। तो अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से हमको प्रिंसिपल अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर, जो कि हर कंट्री का अलग होता है। तो वी आर अ फेडरल कंट्री, यस, हम लोग एक फेडरल कंट्री है या संघवादी देश है, लेकिन क्या चेंजेस हैं हमने अडॉप्ट किए, कैसे हमने अपनी कंट्री को फेडरल कंट्री बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर 3 पॉइंट्स हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, और इसके अलावा लैंग्वेज पॉलिसी, इसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। ये 3 पिलर्स हैं जिनको हम आगे चल करके एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट है लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट में फर्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1947 2019। तो स्टेट धीरे, अब ये लिंग्विस्टिक स्टेट हम लोगों ने कैसे क्रिएट किया, ये जो स्टेट है, राज्य है, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुए। ऐसा नहीं कि 1947 से ही 28 स्टेट एमर्ज हो गए थे। 1947 में जो सिनेरियो था वो बिल्कुल अलग था, और उस समय बहुत ज़्यादा दंगे, लूटपाट और पाकिस्तान का बनना, ये सारी चीज़ें जो थी बहुत कष्टपूर्ण थी। उस समय 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज थे, और प्रेजेंट टाइम में 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को, जो एक स्टेट था, उसको डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया है। फर्स्ट यूनियन टेरिटरीज है जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी कैपिटल है जम्मू है जो समर में, और श्रीनगर है जो विंटर्स में। इसके अलावा लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरीज बनाया है, जिसकी जो कैपिटल है लेह। तो इस तरह से हमारे इंडिया में अब 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये जो 28 स्टेट है, ये रातों रात नहीं बने हैं, स्टेट धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। हम लोगों ने लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को बनाया।
अब जैसे तेलुगु सेपरेट स्टेट्स, तेलुगु जिस स्टेट में तेलुगु बोली जाती थी उसको एक अलग राज्य बना दिया गया। क्या बना, कौन सा राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश। और जिस स्टेट में कन्नड़ बोली जाती थी उसको कर्नाटका बना दिया गया। जहाँ तमिल बोली जाती थी वहाँ पे तमिलनाडु स्टेट बना दिया गया। तो इस तरह से कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स और कुछ डिस्टिंक्ट कल्चर भी होते हैं जिनको कि देखा गया स्टेट के फॉर्मेशन में, उनके आधार पर ही स्टेट को फॉर्म किया गया। जैसे हिमाचल का मतलब होता है हिम का आंचल, या जहाँ बर्फ ढकी होती हो। तो हिमाचल प्रदेश में पूरा वो एरिया आ गया जो माउंटेनियस एरिया था, जो पहाड़ी क्षेत्र था। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड या उत्तरांचल जो कि यूपी का जो प्लेन एरिया था, यूपी तो प्लेन एरिया में आता है, तो यूपी का जो पहाड़ी एरिया था उसको अलग करके उत्तरांचल को फॉर्म किया गया। तो शुरुआत में जो लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर या लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनने की जो प्रोसेस बात हुई, तो हमारे लीडर्स इस बात पे डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये स्टेट जो आगे चलकर ये डिमांड ना करने लगे अलग राष्ट्र बनाने की, जैसे पाकिस्तान ने की थी। तो इससे क्या होगा, इससे जो कंट्री की इंटीग्रिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बहुत समय तक रेजिस्ट किया रखा, बहुत समय तक टाला, लंबे समय तक टालते रहे, कमेटियों पे कमेटियां बनाते रहे। ऐसा इसलिए उन्होंने किया कि उनकी गलती भी नहीं थी, ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया था पार्टीशन के कष्ट को झेला था, पार्टीशन के दुख को झेला था। इसलिए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से एडमिनिस्ट्रेशन को आसान कर दिया। तो क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज लिंग्विस्टिक स्टेट। अब भाषा के आधार पर जो राष्ट्र बने वो लिंग्विस्टिक स्टेट कहलाए। लीडर्स फियर, मैंने पहले ही आपको बताया कि लीडर्स जो थे वो डर रहे थे कि कहीं इससे डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रेजिस्ट करके बहुत लंबे समय तक रखा था और बाद में उसको थोड़ी सी लिबर्टी दी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अगर जहाँ पे महाराष्ट्री ज़्यादा बोली जाती है और अगर महाराष्ट्र है वहाँ मराठी ज़्यादा बोली जाती है, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट के सारे जो काम काज हैं वो मराठी लैंग्वेज में हो तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसी तरह से जब आपने एक लैंग्वेज बोलने वालों को एक स्टेट दे दिया तो उनको लगने लगा कि वो भी इंडिया का एक अंग है, वो इंडिया का एक पार्ट है और उस स्टेट का भी एक पार्ट है। तो इससे हमारी यूनिटी मजबूत हुई, कमज़ोर नहीं हुई है। अगर क्योंकि उनके स्टेट में उनकी लैंग्वेज में जो वहाँ के रहने वाले हैं उनकी लैंग्वेज में काम होने लगा तो उससे उनको खुशी हुई और वो फिर क्या होगा, वो गवर्नमेंट के प्रति ज़्यादा फेथफुल रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि जो हमारे लीडर्स का फियर था वो गलत साबित हुआ कि अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट को फॉर्म करेंगे तो हमारी इंटीग्रिटी खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी यूनिटी मजबूत हुई। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आप फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। थ्री पिलर्स हैं जिनके थ्रू हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट पिलर ये है लिंग्विस्टिक स्टेट, सेकेंड है लैंग्वेज पॉलिसी एंड थर्ड है सेंटर स्टेट रिलेशन। अभी मैंने आपको लिंग्विस्टिक स्टेट डिस्क्राइब किया, अब मैं आपको आगे नेक्स्ट दोनों डिस्क्राइब करूंगी, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बच्चों चलिए अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म को हम अच्छे सफलतापूर्वक कैसे चलाए रखते हैं और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको 3 जो पिलर्स बताए थे उसमें फर्स्ट था लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट, सेकेंड लैंग्वेज पॉलिसी, थर्ड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो अभी जस्ट पहले मैंने आपको लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में बताया था कि किस तरीके से लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ और जो हमारे लीडर्स थे उनका जो डर था वो गलत साबित हुआ। अब हम लोग आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कौन सी लैंग्वेज पॉलिसी एडॉप्ट की गई। बच्चों
चूँकि इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेज बोली जाती है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो इसलिए ये माना गया कि ऐसी लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की जाए जिससे किसी के सेंटिमेंट्स को नुकसान ना पहुँचे, किसी का सेंटिमेंट हर्ट ना हो। तो इसलिए हम देखेंगे कि सरकार ने कौन सी लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की इंडिया में। सबसे पहली चीज़ ये है जो कि कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हम लोग ये देखते हैं कि जो अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे देखिए वो चाइना की चाइनीज़ लैंग्वेज है, स्पेन की स्पेनिश लैंग्वेज है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में कोई भी लैंग्वेज एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कोई भी लैंग्वेज को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। और इसका कारण ये है कि हमारे इंडिया में 50% से अधिक जो पॉपुलेशन है वो हिंदी बोलती है, और जो बाकी बची हुई जनसंख्या है वो अदर लैंग्वेजेस को स्पीक करते हैं, जैसे उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मराठी, महाराष्ट्री। और इनके ऊपर हिंदी को हम इम्पोज नहीं कर सकते, हिंदी को हम इनके ऊपर थोप नहीं सकते। सेकंड पॉइंट है, हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आइडेंटिफाई किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स कि सरकार का या गवर्नमेंट का जो कामकाज है, जो भी गवर्नमेंट का वर्क है वो इसी लैंग्वेज में होगा। और इसके साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक और प्रोविज़न रखा गया कि हिंदी के साथ साथ 21 अदर लैंग्वेजेस, 21 जो दूसरी और भाषाएं हैं हमारे देश की, उनको क्या किया गया है, शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई है। शेड्यूल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको कि गवर्नमेंट प्रमोट करती है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट प्रमोट करती है। और अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं या इंडिया के नागरिक हैं तो आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज को ज़रूर यूज़ करना होगा, तो इनको शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप सेंट्रल, इसको हम इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं बच्चों कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम देना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको इन 22 लैंग्वेजेस में से किसी भी एक लैंग्वेजेस को अपना मीडियम बना सकते हैं क्वेश्चन देने के लिए, क्वेश्चन पेपर देने के लिए, और आपको उसी लैंग्वेज में आंसर देने की भी परमिशन मिलेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक ये 21 अदर लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके साथ ही साथ ये है कि स्टेट्स जो राज्य हैं उनकी भी एक अपनी अलग ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। देश की, हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। इसके साथ ही साथ जो अदर स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, बंगाल है, उनकी भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। महाराष्ट्र की मराठी है, बंगाल की बंगाली है, पंजाब की पंजाबी है। ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, वो अपने सारे वर्क इस लैंग्वेज में भी कर सकते हैं हिंदी के साथ साथ। इस तरह हम देखते हैं कि जो हम फेडरल स्ट्रक्चर अपना रहे हैं तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार जितना हो सकता है उतनी ही लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है, उतनी ही लिबरल पॉलिसी, उतनी ही फ्रीडम दे रही है पीपल्स को, ताकि वो खुश रह सके और अपने इच्छा अनुसार अपने जीवन यापन कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है कॉशियस यूज ऑफ स्प्रेडिंग हिंदी। अब हिंदी का सावधानी पूर्वक प्रमोशन आज भी जारी, हिंदी का प्रमोशन आज भी जारी है, और हिंदी का जो प्रमोशन किया जाता है वो बहुत कॉशियस या सावधानी पूर्वक किया जाता है। ऐसा क्यों बच्चों, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। श्रीलंका जो लिखा है, श्रीलंका में सिंहली और तमिल दो लैंग्वेजेस थी, 2 लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे। और जो श्रीलंका की जो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनी उसने सिंहली लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट किया और तमिल को नेग्लेक्ट किया। इससे क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि तमिल्स जो थे वो अपने को नेग्लेक्टेड समझने लगे, और परिणाम क्या हुआ, जो बांग्लादेश सिविल वार से घिर गया। और उस सिविल वार की जड़ में हम जाएं तो हम पाएंगे कि लैंग्वेज ही एक मेन वजह थी जो लंका में सिविल वार इतने सालों तक चलता रहा। और श्रीलंका जो एक बहुत डेवलप्ड कंट्री के रूप में, ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होने वाली कंट्री के रूप में जाना जा रहा था, वो धीरे धीरे पीछे होता चला गया। तो हम ये देखते हैं कि हिंदी का बहुत सावधानी पूर्वक प्रमोशन किया जा रहा है, और क्योंकि
इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो श्रीलंका की तरह हमारे देश में, क्योंकि जो हमारे जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है, वहाँ पर इंग्लिश बहुत अच्छे से यूज़ की जाती है और इसके साथ ही साथ और उन लोग इंग्लिश के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और इसके साथ ही साथ जो हमारे सदर्न स्टेट है वहाँ पर भी इंग्लिश यूज़ की जाती है। इस तरह से भारत में ही पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि डिबेट फॉर हिंदी वर्सेस इंग्लिश, तो इस तरह से एक डिबेट चलती रहती है कि भारत में किसको अडॉप्ट किया जाए, हिंदी या इंग्लिश को, किसको अडॉप्ट किया जाए। हिंदी का प्रमोशन आज भी जारी है, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं हिंदी के लिए, जैसे कि हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस और इसके साथ भी बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें हिंदी को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं है, इम्पोजिशन नहीं है। इम्पोजिशन मीन्स जबरदस्ती थोप देना। हम किसी के ऊपर जबरदस्ती हिंदी को थोप नहीं सकते हैं। हम केरला के रहने वालों को, महाराष्ट्रियंस को ये नहीं कह सकते हैं कि आप जरूरी है हिंदी बोलना है, हिंदी जरूरी है, तो इसका मतलब फिर फेडरलिज्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि किस तरीके से लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो भी हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने में अपना योगदान देती है। अब बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकग्नाइज्ड हैं शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को लेकर के। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। फ्रीडम के बाद बहुत लंबे समय तक कांग्रेस एरा चलता रहा। हर बार इलेक्शन आते थे और कांग्रेस पार्टी जीतती रही और गवर्नमेंट बनाती रही, क्योंकि कोई उसके अपोज में कोई मजबूत पावरफुल पार्टी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता रहा, बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी बनती चली गई और सेंट्रल में कभी ऐसा रहा कि सेंट्रल में दूसरी गवर्नमेंट और स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट थी, क्योंकि तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि जिन पार्टीज़ की सेंट्रल में वैल्यू नहीं है उनकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। उसको लगता था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो है वो हम ही हैं और इसके अलावा कोई और नहीं। लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और बहुत सारी रीजनल पार्टीज बनती चली गई और इस तरह वन पार्टी का जो डोमिनेंस था वो धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे सब एग्जांपल के रूप में AIDMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये साउथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी के रूप में जानी जाती थी। और तो इस तरह से हम देखते हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस होने के कारण जो रीजनल पार्टी थी उनको नेग्लेक्ट किया जाता था। लेकिन 1980 के बाद कोएलिशन गवर्नमेंट का एरा आता है और सेंट्रल लेवल पर अब कांग्रेस का दबदबा धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब वो नहीं रह गया था जो पहले था, क्योंकि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिल रहे थे कि वो अपनी गवर्नमेंट बना पाए। तो अब हम देखते हैं कि जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी वोट नहीं मिलते हैं तो वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है, गठबंधन की सरकार बनाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वर्क्स ऑन द हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। पावर शेयरिंग की व्यवस्था ये तब वर्क करती है कि किस तरह से लीडर इस अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। वन पार्टी डोमिनेट्स, नेग्लेक्टेड फेडरलिज्म। तो वन पार्टी का डोमिनेंस, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का डोमिनेंस था, वो अनरीजनल पार्टी को नेग्लेक्ट करती थी। द पार्टी रूल एट सेंटर अंडरमाइन स्टेट पार्टी, जो भी सेंटर में पार्टी रूल करती थी वो स्टेट पार्टी को अंडरमाइन करती थी, उसको कमजोर समझती थी। रीजनल पार्टी केम इन पावर, कोएलिशन गवर्नमेंट। इस तरह से धीरे धीरे रीजनल पार्टी का अस्तित्व उदय हुआ और कोएलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार बनने लगी। गठबंधन की सरकार मैंने पहले भी आपको और भी बहुत सारे वीडियोस में डिस्क्राइब किया है। जबकि पार्लियामेंट में के लोकसभा में जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो अपने साथ कई और पार्टियों को मिला करके गवर्नमेंट बनाती है रूल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे देश में सपोज कीजिए कांग्रेस को जीतने के लिए 270 सीट्स की ज़रूरत है, लेकिन कांग्रेस को केवल 200 सीट्स ही मिली है, तो सरकार को कैसे बनाएगी? तो इसके लिए वो दूसरी पार्टियों, रीजनल पार्टियों की हेल्प लेगी ताकि उसको उसकी 270 सीट्स कंप्लीट हो जाए और गवर्नमेंट बन जाए। अतः जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर था वो पहले नेग्लेक्ट किया जा रहा था, जो पहले अब वो उभर कर सामने आने लगा। किस तरह से सेंटर स्टेट रिलेशनशिप
रिफ्लेक्ट करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर को। जो पार्टी सेंटर पर रूल करती थी वो उसके इंटरेस्ट को बहुत छोटा मानती थी, रीजनल पार्टी के इंटरेस्ट को, लेकिन अब रीजनल पार्टी ही उभर कर सामने आ रही थी। अब सिंगल पार्टी का डोमिनेंस खत्म हो रहा था, एक नया कल्चर बन रहा था कोएलिशन गवर्नमेंट का, जिसमें रीजनल पार्टी की वैल्यू उभर कर सामने आ रही थी और गठबंधन की सरकार बन रही थी। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में भी कुछ ही दिनों पहले 2 या 3 मंथ्स पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 मंथ पहले महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा के बीच में जो विवाद हुआ वो भी इसी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को ही शो करता है। तो ये सारे फीचर्स ये दिखाते हैं बच्चों कि किस तरीके से हमारे फेडरल स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और किस तरह वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारे देश को मजबूत बनाए रखते हैं। तो हम फिर से रिवाइज करा देते हैं। फर्स्ट से पहले आपको डिस्क्राइब किया कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए। 3 टियर्स ऑफ इंडिया और स्टेट्स का अलग गवर्नमेंट होनी चाहिए और इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती हैं, और यूनियन टेरिटरीज़ वो होती हैं कि जो कि जियोग्राफिकल एरिया होते हैं जो कि स्टेट से छोटे होते हैं और स्टेट के बराबर उनके पास पावर नहीं होती है, साथ ही उनको स्टेट में मर्ज भी नहीं किया जा सकता है। उनमें रूलिंग की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और फिर अगर कहीं डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट में तो फिर जुडिशरी के पास पावर होती है कि वो उसको डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इंडिया, किस तरह से फेडरलिज्म प्रैक्टिस हुआ। 3 पिलर्स बताए, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। 1 पार्टी डोमिनेंस था जिसने कि फेडरलिज्म को नेग्लेक्ट किया, लेकिन धीरे धीरे रीजनल पार्टी केम आई और कोएलिशन गवर्नमेंट का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस तरह से एक नई कल्चर क्रिएट हुई जो कि कोएलिशन गवर्नमेंट के रूप में और वो जिससे कि समय समय पर जब कोएलिशन गठबंधन की सरकार रहेगी, 2 या 3 पार्टीज रहेंगी, तो वो एक दूसरे के ऊपर नज़र रखेंगी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहीं कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले रही है। तो इस तरह से गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को भी चेक करने का काम शुरू हुआ। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। तो बच्चों अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।